बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। जैसा कि इंट्रोडक्टरी डे पे मैंने आप लोग को बताया था, जो हमारे चैनल की थी, कि हम इसी चैनल पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी जितना भी बीएस का कोर्स है या लिटरेचर का बीएस में यानी लिटरेचर वाला और लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज पार्ट दोनों जो है और ग्रामर जो है यानी थर्ड पार्ट उसका बन जाएगा। ये तीनों पार्ट्स यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लेक्चर की सूरत में आप लोग को मिलेंगे। तो मुख्तलिफ़ स्टूडेंट की डिमांड्स यानी लैंग्वेज स्टूडेंट की डिमांड्स थी और उसी पे मैंने जो है एक नया कंसेप्ट आप लोग के सामने जो है पेश करने की जो है कोशिश की हुई है। तो वो नया टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सूदमंद है और इंग्लिश के जो है बहुत सारे स्किल के साथ इसकी रिलेशन है। यानी इसके बग़ैर जो है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना और स्पेशली फॉर L2 लर्नर के लिए, L2 लर्नर से मुराद ये है L1 लर्नर तो यानी नेटिव लैंग्वेज स्पीकर होते हैं, लेकिन L2 जो है अमूमन दूसरी लैंग्वेज के लोग जो इंग्लिश को यानी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं या उसको जो है यानी अपनी मादरी ज़बान के अलावा दूसरी लैंग्वेज यानी वाले लोग उसको सीख या लर्निंग की तरफ जाते हैं, तो वो L2 होते हैं। और अमूमन हम और आप लोग जो है जो पश्तो और दूसरे स्पीकर है यानी जिसकी मादरी ज़बान भी उर्दू नहीं है, वो तो L3 लर्नर में आते हैं। यानी पहले वो मदर टंग सीखते हैं, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज सीखते हैं उर्दू, और फिर इसके बाद L3 यानी इंग्लिश थर्ड स्टेज पे सीखते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए वो इंग्लिश जो है L2 की यानी हैसियत रखती है और नेटिव स्पीकर के लिए वो L1 की हैसियत रखती हैं। यानी लैंग्वेज फर्स्ट वो नेटिव स्पीकर होते हैं या LA ज़बान भी कहलाते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे जो है यानी स्टूडेंट इस नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा प्रोनाउंसिएशन है। बहुत सारे लोग उसको जो है यानी लैंग्वेज में गलत यानी प्रोनाउंसिएशन की वजह से बहुत स्टूडेंट से मैंने ये गलती काफ़ी दफ़ा सुनी है कि वो प्रोनाउंसिएशन उसे कहते हैं, अगरचे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, नाउन की यहाँ पे कोई वो नहीं है, प्रोनंसिएशन है। प्रोनंसिएशन किस चीज़ को कहते हैं? यानी लफ्ज़ तलफ़ुज़ करने का तरीका या लफ्ज़ की अदायगी का तरीका या बोलने का जो अमल होता है किसी लफ्ज़ को लेने के लिए, या लब व लहजा जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें आवाज़ की मुख्तलिफ यानी उतार चढ़ाव को आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को अंग्रेज़ी और इंग्लिश में, ख़ासकर इंग्लिश लैंग्वेज में फोनोलॉजी कहते हैं या सोतियात भी कहते हैं या इल्म सोतियात भी कहते हैं, या द स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू द साउंड इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी। और ये लिंग्विस्टिक पार्ट है प्रोनंसिएशन का। तो इस टॉपिक को आप जो है हाउ टू लर्न प्रोनंसिएशन इसी तरह भी लिख सकते हैं, या टीचिंग अ प्रोनंसिएशन इन द ESL क्लासरूम। ESL क्लासरूम से मुराद ये है यानी इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज के क्लासरूम में अमूमन जो हमारे यानी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंग्लिश L2 और L3 की हैसियत रखती है। तो इसी वजह से अगर L3 स्टूडेंट है तो टर्शरी लैंग्वेज हो जाएगा, और जो L2 वाले हैं उसके लिए सेकेंडरी लैंग्वेज हो जाएगा। तो प्रोनंसिएशन किस चीज़ को कहते हैं? बेसिकली प्रोनंसिएशन लफ्ज़ या तलफ़ुज़ करने के तरीके को कहते हैं, या बोलने का तरीक़ाकार को कहते हैं, या लफ्ज़ की अदायगी के लिए जो लब व लहजा या एसेंट आप यानी लहजा इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को हम प्रोनंसिएशन कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये पार्ट 1 है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे और भी कुछ चीज़ें मैं बनाऊंगा, और जब तक आप लोग इसको सीखते नहीं है तब तक इस पे लेक्चर आते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे जो है आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसमें यानी इस लैंग्वेज पोर्शन में क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तो प्रोनंसिएशन की सिर्फ जो है यानी तारुफ था। अब तारुफ के बाद उसके मैंने कुछ कंसेप्ट बनाए हैं, उस कंसेप्ट को आप लोग पहले सीख जाएं कि इसकी क्या अफादियत है, ये कैसे इस्तेमाल होता है और किस तरह रोल प्ले करता है, इसके क्या एरियाज़ है। इन चीज़ों को पहले सीख ले,
फिर ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसीज़ है, दूसरी चीज़ है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोनंसिएशन की तरफ आ जाए या कंसेप्ट ऑफ डेफिनीशन की तरफ आ जाए कि प्रोनंसिएशन की क्या डेफिनीशन फिर हो सकती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट साउंड इज कॉल्ड जो है प्रोनंसिएशन। सिग्निफिकेंट साउंड से क्या मुराद है, यानी एक अहमियत वाली आवाज़ निकालना। अहमियत से मुराद है ख़ास किस्म की आवाज़ निकालना। ख़ास किस्म की आवाज़ निकालना किसी लैंग्वेज की आवाज़ हो सकती है, यानी सिग्निफिकेंट, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, बिकॉज इट इज़ यूज एज ए पार्ट ऑफ कोड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, क्योंकि एक ख़ास लैंग्वेज के कोड के हिस्से के तौर पर वो रोल प्ले करता है, वो सिग्निफिकेंट साउंड। और यहाँ पे अगर आप लोग जो है मज़ीद भी देख लें, इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है टू अचीव मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, यानी ये उस इस्तेमाल के तदराक में या इस्तेमाल के तरीक़ेकार में उसकी मीनिंग को जो, यानी टू अचीव मीनिंग, ताकि उसकी मीनिंग या मतलब को आप लोग हासिल करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इज़ यूज़, यानी उसके इस्तेमाल के लिहाज से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनंसिएशन बेसिकली एक वो साउंड क्रिएट करना है जो किसी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की प्रोडक्शन के लिए जो एज ए कोड जो हम पार्ट इस्तेमाल करते हैं, जो हिस्सा हम प्ले करते हैं, जो साउंड हम निकालते हैं किसी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए, तो यही प्रोनंसिएशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है पेन और रजिस्टर ले ले, उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसा कि यानी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोनंसिएशन में काफ़ी जो है वैराइटीज़ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अल्फ़ाबेट में सी के यूजेज को यानी नोट कर ले, तो सी का जो यूजेज है इन द कप, यानी कप से मुराद प्याला। प्याले में सी के लिए हम जो है यानी के की आवाज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कप, के की आवाज़ निकालते हैं। लेकिन इसी सी को जब हम प्लेस के वर्ड में, जगह के वर्ड में अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ सी की आवाज़ निकालते हैं। तो एक ही अल्फ़ाबेट होता है, एक ही हुरूफ़ तहजी होती है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टेक्स्ट में देती है। जैसा कि हमने कहा, यानी टू अचीव मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, तो ये सियाक़ो सबाक़ के ज़रिए जो मानी देती है, उसी के ज़रिए ये हुरूफ़ तहजी जो है, इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट जो है, ये अपनी जो है यानी प्रोनंसिएशन तब्दील करते रहते हैं। और इसी वजह से यानी उसको समराइजेशन के लिए, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह यानी इस प्रोनंसिएशन में दो मेन रोल पार्ट्स होते हैं। यानी एक ऑडिटरी फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स यानी द साउंड स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू, या द स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, और या सूतियात को भी या इल्म सूतियात भी कहते हैं, आवाज़ से रिलेटेड जो होती है। तो उसमें ऑडिटरी फोनेटिक्स का रोल भी होता है प्रोनंसिएशन में। यानी ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होता है, यानी वो होता है जो समी होता है या सुनने वाले, जैसा कि कान वगैरह, यानी द परसेप्शन ऑफ द साउंड, कि जो लिसनिंग पावर होती है, जो आप लोग लिसन करते हैं इंग्लिश को, या आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों को जो है यानी सुनते हैं, जो द परसेप्शन ऑफ द साउंड, तो जिसी तरह इदराक आप लोग करते हैं, जिस तरह हकीकतन आवाज़ को आप लोग अपने अंदर समेटते हैं, किसी की दूसरी आवाज़ को जब आप सुनते हैं अपने कानों या अपने यानी अब सुनने वाले आलात के ज़रिए, तो ये जो परसेप्शन ऑफ साउंड है ये ऑडिटरी फोनेटिक्स भी कहलाता है। और इसके अलावा इस प्रोनंसिएशन में यानी सुनने के अलावा आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स भी इस्तेमाल होता है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स तो यानी साउंड रिलेटेड नॉलेज हो गया, लेकिन आर्टिकुलेटरी यानी वज़ा कलाम करने वाले आज़ा, यानी फॉर एग्जांपल जैसे टीथ का रोल है, टंग का रोल है, प्लेट का रोल है, यानी प्लेट से मुराद यानी तालू का रोल है आपके मुंह के अंदर, ओरल एक्टिविटी या ओरल कैविटी के अंदर, यानी द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जो आप मुंह के ज़रिए अल्फाज को की तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी प्रोड्यूस करते हैं, और मुख्तलिफ़ अल्फाज के लिए मुख्तलिफ़ आपके जो आज़ा है वो जिसी तरह हरकत करते हैं, ख़ासकर आपके माउथ के आज़ा यानी टीथ, टंग और प्लेट जो है, इनका जो रोल होता है इसको आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहते हैं। और वो जो ऊपर वाला था यानी ऑडिटरी फोनेटिक्स, वो द परसेप्शन ऑफ साउंड यानी थ्रू द ईयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये ऑडिटरी फोनेटिक्स में आता है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज़ प्रोनंसिएशन के बारे में हमने कुछ यानी एक उसकी तारीफ या डेफिनेशन पढ़ी। यानी प्रोनंसिएशन को आप लोग इसी तरह भी कह सकते हैं, अगर अभी तक आप लोग को समझ नहीं, इट मीन्स दैट द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ स्पीच
इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी इसका ये मतलब हुआ कि उस अमल को कहते हैं प्रोनाउंसिएशन जिसके ज़रिए आप लोग जो है किसी गुफ्तगू, यानी अगर इंग्लिश की गुफ्तगू है तो इंग्लिश के साउंड को प्रोड्यूस करने के अमल वाली गुफ्तगू को, या जो यानी एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ स्पीच, यानी उसी गुफ्तगू के जो साउंड आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यही अमल प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी यानी एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, वो कंसेप्ट ऑफ डेफिनेशन पढ़ा है। अब ये जो साउंड्स में कुछ एरियाज होते हैं या जो प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें होती है जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट ये नोट कर ले, पेन रजिस्टर ले ले, ये कौन से एरियाज होते हैं। एरियाज में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इसके अंदर यानी आप लोगों को साउंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रेस की भी ज़रूरत, स्ट्रेस मीन्स दबाव देना, यानी सेंटेंस स्ट्रेस भी इसके अंदर होता है, और वर्ड स्ट्रेस भी होते हैं, यानी अल्फाज पर भी दबाव दिया जाता है और मुख्तलिफ फ़िक्रों पे भी दबाव दिया जाता है। और इसके अलावा इंटोनेशन भी होता है। इंटोनेशन कहते हैं लब व लहजे में आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है, या राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस ड्यूरिंग द स्पीच इज कॉल्ड इंटोनेशन। और इसके अलावा रिदम भी होता है, यानी एक ख़ास टोन के तहत जो आप, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के एरियाज में बता रहा हूँ। यानी सबसे पहला साउंड जो आप निकालते हैं, दूसरा स्ट्रेस था, स्ट्रेस में फिर दो अकसाम के थे, यानी सेंटेंस स्ट्रेस था और वर्ड स्ट्रेस था, और थर्ड जो था इंटोनेशन था, और फोर्थ जो है रिदम है। और इसके अलावा फोनेमिक स्क्रिप्ट्स भी है, यानी लिखी हुई आवाज़ से रिलेटेड जो है, यानी रिटन पीस भी है। और इसके अलावा स्पेलिंग भी है, मुख्तलिफ किस्म के स्पेलिंग्स का भी काफ़ी यानी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी यानी उसके लेटर का अपना रोल होता है। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स, और उसके जो है कुछ मजबूत और कुछ कमज़ोर यानी सूरतें भी होती है इस प्रोनाउंसिएशन के। तो ये कुछ एरियाज थे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे उसका टेबल हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया, आप लोग देख रहे हैं। यानी इसको भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर आप लोग मज़ीद भी प्रोनाउंसिएशन की स्टडी में इंटरेस्टेड है तो मज़ीद भी सुन लें, क्योंकि जो इश्यूज ऑफ प्रोनाउंसिएशन है या रीज़न ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, यानी थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यानी कॉन्सेप्ट अबाउट फैक्टर ऑब्लिक रीज़न आर इश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशली इन द लिंग्विस्टिक या फोनोलॉजी इन द फोनेटिक्स। यानी कैसे प्रोनाउंसिएशन के इश्यूज क्या होते हैं, बेसिकली उसके इशू या फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से अवामिल होते हैं जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म की प्रोनाउंसिएशन में गलतियां करते हैं, एरर्स करते हैं। नंबर वन, यानी ये जो लैंग्वेज है, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज को अगर इस यानी वी आर यूजिंग दिस टॉपिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबाक में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो सबसे पहले ये जो इश्यूज है या फैक्टर या रीज़न है कि इस प्रोनाउंसिएशन में मिस प्रोनाउंसिएशन का रोल प्ले करते हैं, तो उसमें नंबर वन नोट कर लें, यानी नेटिव लैंग्वेज ट्रांसफर साउंड। नेटिव लैंग्वेज ट्रांसफर साउंड से मुराद ये है कि जो नेटिव स्पीकर होते हैं, आबाई स्पीकर होते हैं, यानी जो अहले ज़बान होते हैं, उसके तरीक़ेकार और होते हैं, उनकी साउंड की वजह से बाज़ लोग उसको जो है इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, और ये भी उसके एरियाज़ में आता है, यानी इमिटेशन भी आता है, कॉपी या नकल उतारना भी आता है, और जिसमें वो फिर गलतियां कर जाते हैं, और यही इश्यूज़ जो है इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है। इसी तरह नंबर दो, नो साउंड इक्विवेलेंट इन द स्टूडेंट L1, यानी स्टूडेंट की जो यानी लैंग्वेज होती है अमूमन, यानी सारे तो L1 लर्नर नहीं होते, सारे नेटिव स्पीकर तो नहीं होते, सारे नेटिव लर्नर तो नहीं होते, L1 लर्नर तो नहीं होते, बाज़ L2 लर्नर होते हैं, L3 लर्नर होते हैं। यानी L2 लर्नर और L3 लर्नर के लिए अमूमन नो साउंड इक्विवेलेंट इन द स्टूडेंट L1, यानी कोई भी साउंड ऐसा बराबर या मुतवाज़न नहीं होता जो स्टूडेंट जो है इन द L1 में सीख रहा होता है, यानी अपनी ज़बान के साथ नो साउंड इक्विवेलेंट, कोई भी ऐसा साउंड यानी उसकी अपनी ज़बान से बराबर या मुतवाज़न नहीं होता कि वो L1 को सीखे। और इसी तरह फिर इसके अलावा
यानी थर्ड नंबर पे लर्नर मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना ये स्टूडेंट मोटिवेटेड है, इंस्टिगेटेड है, मुतहर्रिक है इस लैंग्वेज की जानिब, यानी जितनी उसकी एस्पायरेशन है उतना वो सीख सकते हैं। और इसके अलावा एज का फैक्टर भी होता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के एज में, यानी बहुत सारे यानी ऐसे यानी ओल्ड एज में यानी अक्सर मेमोरी की लॉसिंग का जो फैक्टर्स होता है उसकी वजह से लोग नहीं सीख सकते। इसी वजह से अर्ली एज जो है वो भी काफ़ी अफादियत रखता है यानी यानी लैंग्वेज सीखने में, एंड एप्टीट्यूड और आपकी जो सलाहियतें होती है उसके भी थ्रू। और इसके अलावा 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इशू है, जिसकी वजह से अमूमन प्रोनंसिएशन यानी गलत हो जाते हैं। यानी एसेंट आइडेंटिटी होती है, लहजे की शिनाख्त होती है, और लहजे की शिनाख्त किसी वजह से आती है, सोशियो कल्चरल फैक्टर है ये। इंग्लिश में और लैंग्वेज में और लिंग्विस्टिक में ये सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं, यानी इसकी वजह से हर बंदे की, हर लोकेलिटी वाले बंदे की अपनी एक यानी लहजे की शिनाख्त होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है यानी ये जो यानी उर्दू स्पीकर है या पंजाबी स्पीकर है या दूसरे स्पीकर है, यानी ऐसे लोग जो मुख्तलिफ किस्म के जो है मुख्तलिफ वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी अगर आप सराइकी स्पीकर से सुन लें, वो स्कूल को स्कूल कहते हैं और स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, अगरचे ये वर्ड बिल्कुल सही है यानी उर्दू के लिहाज से, लेकिन उसकी आइडेंटिटी इस किस्म की होती है, उसका लहजा इस किस्म का होता है, उनकी सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर ऐसे होते हैं कि उसको यही शिनाख्त दे रहे होते हैं। और यही वजह है कि इसी वजह से फिर उसके जो है बाज़ लफ्ज़ की अदायगी में, लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ करने में फिर इसके के जो है मिसयूज़ हो जाता है। और इसके अलावा और यानी 6 फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी डिफरिंग L1s इन द क्लासरूम सेटिंग। क्लासरूम में L1 की जो यानी क्लासरूम की जो सेटिंग होती है उसके अंदर डिफरिंग L1s यानी मुख्तलिफ किस्म के L1 या मुख्तलिफ किस्म के यानी लैंग्वेज फर्स्ट के यानी प्रोनंसिएशन वो सुनते हैं, या इसके अलावा फोजिलाइज्ड एरर्स भी होते हैं, यानी फिक्स एरर भी होते हैं जो कि बिल्कुल कंक्रीट होते हैं, फिक्स होते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टूडेंट के अंदर 8 नंबर पे स्पीच इम्पेडिमेंट भी होते हैं। इम्पेडिमेंट किस चीज़ को कहते हैं, रुकावट हो, या स्पीच हिंड्रांसेस भी होते हैं, या स्पीच में जो है रुकावट या रुक के यानी बोलने वाले भी यानी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यानी लैंग्वेज में प्रोनंसिएशन भी सही तौर पे अदा नहीं कर सकते। या पास्ट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन्वायरमेंट यानी स्कूल बेस्ड जहाँ से भी उसने लर्निंग स्टार्ट की होती है, पास्ट इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन्वायरमेंट भी होता है, यानी उसका जो पहले से बुनियाद बन रहा होता है वहाँ के जो है कुछ ऐसे गलत प्रोनंसिएशन वहाँ वो सीख जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सारी उम्र फिर उसमें गलतियाँ करते रहते हैं। ये तो यानी 8 to 9 कुछ वो थे, मतलब है वो इश्यूज थे या रीज़न थे या फैक्टर्स थे जो मिस प्रोनंसिएशन में यानी प्रोनंसिएशन को गलत पुकारने में या वो गलत तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में जो है उनका रोल होता है। इसके अलावा अब ये प्रोनंसिएशन की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी वैरायटीज़ भी पाई जाती है। यानी अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा ये है यानी वैरायटीज़ या वेरिएशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोनंसिएशन, यानी ख़ास तौर पे प्रोनंसिएशन के लिहाज से। तो अमूमन इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में ये बोली जाने वाली ज़बान है और बोली जाती है और बोल चुकी भी है, और कई यानी अरसे यानी डिकेड से ये चलती आ रही है। तो ऑस्ट्रेलियन प्रोनंसिएशन जो है इसमें 3 किस्म के वैरायटीज़ पाए जाते हैं, अगरचे इसके अंदर बहुत और कुछ भी है, लेकिन ये मेन 3 डोमिनेंट है। यानी ऑस्ट्रेलियन प्रोनंसिएशन जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन, और एक अमेरिकन है, एक ऑस्ट्रेलियन है, और दूसरा यानी तीसरा जो है ब्रिटिश है। ये 3 डोमिनेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ऑस्ट्रेलियन प्रोनंसिएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन, एंड अमेरिकन प्रोनंसिएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश।
और ये जो है इन तीनों के दरमियान फ़र्क तो पाया जाता है, लेकिन इनकी वेराइटीज़ की वजह से, इनकी वेरिएशन की वजह से इंग्लिश की अपनी ब्यूटी भी मौजूद है इंग्लिश लैंग्वेज की, और वो बहुत यानी मौक़ों पे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको बयान करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा मज़ीद यानी 5 नंबर का जो कंसेप्ट है यानी गोल्स या बेनिफिट्स प्रोनंसिएशन, अगर आप लोग प्रोनंसिएशन सीख जाएं तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और गोल्स डजंट हैव टू बी यानी हमारे गोल उससे यानी प्रोनंसिएशन से हमें जो है ऐसे गोल नहीं रखने चाहिए। एंड टू हैव अ परफेक्ट अमेरिकन और अब्लिक ब्रिटिश प्रोनंसिएशन, या फिर कोई अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनंसिएशन की परफेक्ट यानी वो वही प्रोनंसिएशन वही एसेंट यूज़ करे। और गोल्स आर टू बी अंडरस्टैंड अदर्स, हमारे गोल्स इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या होने चाहिए। और गोल्स आर टू बी अंडरस्टैंड अदर, हमारे गोल्स या मकासद या मोटो या बेनिफिट ये होने चाहिए कि हम दूसरों को समझ जाएं इंग्लिश वाले लोगों को। एंड टू बी अंडरस्टूड, या फिर जब हम इंग्लिश बोलते हैं कोई हमें भी जो है यानी जब हम बोल रहे होते हैं तो लोग हमें भी समझ रहे हो और जो जिनको हम सुन रहे हो उसको भी हम समझ रहे हो। तो यही हमारा मकसद होना चाहिए, एसेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी इट मीन्स यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिट ऑफ प्रोनंसिएशन जो है वो कुछ है यानी कुछ यानी और भी है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। यानी पीपल अंडरस्टैंड अस बेटर, ताकि प्रोनंसिएशन की वजह से लोग हमें बेहतरीन अंदाज से जो है यानी समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। एंड वी अंडरस्टैंड, और हम भी किसी को जो है जब लिसनिंग कर रहे हो इंग्लिश की हम भी अंडरस्टैंडिंग के काबिल हो। एंड इम्प्रूव और लिसनिंग स्किल, और अपने जो है सुनने वाले स्किल या हुनरों को या महारतों को भी इम्प्रूव कर सके। और थर्ड जो है वी इम्प्रूव और राइटिंग स्किल, हम इसके ज़रिए फिर राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव कर लेंगे। एंड नोट टेकिंग स्किल्स भी, और नोट टेकिंग स्किल भी इसके साथ हमारे यानी हमारे गोल्स यही होने चाहिए, न कि अमेरिकन या ब्रिटिश एसेंट में कि हु बहू वही चीज़ हमने वही जो है उसी एसेंट में हमने बात करनी है। इसी तरह 6 नंबर पे हमारा जो कंसेप्ट है वो है यानी कंक्लूजन को रफली आप लोग देख लें। यानी ये जो पूरा लेक्चर था इसको हमने कंक्लूड किया है। It all brings us to the oral conclusion that pronunciation is more important than it seems to be। जैसा कि ये प्रोनंसिएशन आम तौर पे जैसा दिखाई देता है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड हैज़ ऑलवेज बीन एक्नॉलेज, और ये बात जो है पहले से अंडरस्टूड है, तस्लीम शुदा है, दैट इट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ वंस ओरल एबिलिटी इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज से मुराद जिस लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं लर्निंग की खातिर या फ्यूचर की खातिर, या जिसमें आपका फ्यूचर गोल्स के साथ मुंसलिक है, तो उसमें आपकी ओरल एबिलिटी जो है यानी अमूमन जो है ये बुनियादी रोल प्ले करती है प्रोनंसिएशन की वजह से। और सेकंड, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, द स्टूडेंट नीड इंटेंसिव कांटेक्ट विद द गुड प्रोनंसिएशन मॉडल इन द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी अगर जब वो स्टार्ट ले रहे हो तो स्टार्ट लेने वाले यानी उसके बेस यानी कहने का मतलब ये है कि उसके जो है स्कूल की जो अर्ली एजुकेशन होती है, स्कूल गोइंग एजुकेशन, वहाँ बेस में अच्छे प्रोनंसिएशन मॉडल के साथ उनकी बिगिनिंग होनी चाहिए। इस तरह प्रोनंसिएशन उनकी काफ़ी बेहतर फिर रहेगी। और इसी तरह द गोल ऑफ टीचिंग प्रोनंसिएशन इज़ टू एनेबल स्टूडेंट टू बिकम नॉट परफेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ इंग्लिश बट इंटेलिजिबल। लेकिन ये लोग अपने स्टूडेंट को नॉट परफेक्ट यानी सिर्फ प्रोनाउंसर न बनाए ऑफ इंग्लिश कि वो इंग्लिश के सिर्फ एसेंट की अदायगी करे, प्रोनाउंसर बन जाए, बट इंटेलिजिबल लेकिन काबिल जो है यानी किस चीज़ के हो यानी समझने वाले भी हो, कम्युनिकेट हो, वो कम्युनिकेशन भी कर सके, कॉन्फिडेंट यूज़र ऑफ स्पोकन इंग्लिश फॉर वट एवर एनी पर्पसेस दे नीड, जो भी मकासद के लिए जो भी नीड्स के लिए उनको इस्तेमाल किया जा सके वो उनको अपने ऊपर ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंट हो। तो यही प्रोनंसिएशन की सबसे बड़ी गोल होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।